चलिए दोस्तों, एसपीडी साइंस के दूसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इससे पहले अभी तक जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। इससे पहले मैंने जो है एसपीडी साइंस के पार्ट 1 वाला वीडियो भी चढ़ाया है। जितने लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उन वीडियो को देखिए। उसके बाद उसी का सीरीज़ जो है ये दूसरा है, और ये लगातार हम जो है जब तक साइंस ये एसपीडी का ख़त्म नहीं होता तब तक लगातार स्टार्ट रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें प्रथम स्थिर यौगिक कौन होता है? ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का एक एसिड होता है, इसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, वो क्या है? तो ये तना है। देखिए, ट्यूबर और राइजोम ये सभी जो है स्टेम का मॉडिफिकेशन यानी तना का मॉडिफिकेशन है। जो आप पढ़ते हैं अदरक, हल्दी, ये सभी जो है राइजोम का ही उदाहरण होता है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? दलहन के जड़ में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसको कहते हैं राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके होता है? तो जल तथा खनिज लवणों का संचालन जो होता है वो आपके जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना हुआ खाद्य पदार्थों के विभिन्न अंगों में पहुंचाता कौन है? तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जल जो है जाइलम के द्वारा होता है, ये खाद्य पदार्थ जो भी बनते हैं वो फ्लोएम के द्वारा होता है। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। मतलब तने की वृद्धि को भी आप माप सकते हैं किसकी सहायता से? तो ऑक्जेनोमीटर की सहायता से। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने 1958 ईस्वी में किए थे। डी डुबे ने 1958 ईस्वी में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता कौन है? प्रोटीन की फैक्ट्री आपका राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? राइबोसोम द्वारा। इसीलिए तो राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोरेनबर्ग ने किया था। देखिए, डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक, लेकिन डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कोरेनबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक यानी डीएनए जो है मान लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे इस ढंग से होता है। तो इसका क्रियात्मक खंड जो है, इसका ये छोटा छोटा पार्ट होता है, मतलब अगर यहाँ से एक छोटा सा पार्ट काट के निकालते हैं तो उसका जो है क्रियात्मक खंड कहलाता है। एक सिंगल यूनिट, उसको कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। इस मॉडल को जो देख रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल को, इसको बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई क्या होता है? डीएनए की इकाइयाँ होती है न्यूक्लियोटाइड्स। अब है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन शब्द का संश्लेषण किया था किसने? तो हरगोविंद। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। देखिए, पुरुष में होता है X और Y, लेकिन स्त्री में होता है दोनों XX ही होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम जो प्राप्त होता है उसको क्या होता है? 22+Y। लड़के होने के लिए Y क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अगर XX है तो वो लड़की होगी। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर होता है। यानी पिता के पास XY है तो रहता है तो पिता ही डिपेंड होता है कि अगर पिता के थ्रू X आता है तो वो लड़की होगी और Y आता है तो वो लड़का होगा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन होता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको मधुमेह डायबिटीज़ बीमारी हो जाएगी। इंसुलिन की खोज सबसे पहले किसने किए थे? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो वो अग्नाशय द्वारा बनती है, पेनक्रियाज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ब्रोंकियाटिस एक रोग है किसकी? तो ब्रोंकियाटिस होती है श्वास नली का रोग है। ये श्वास नली का रास्ता होता है ब्रोंक्यूल्स, उसी में ब्रोंकियाटिस होता है। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी है। टॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? तो टॉक्सिन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका? प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया का है। मलेरिया परजीवी क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर है। देखिए, ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया रोग फैलाता है, तो उसका जो है
परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन होता है? तो आपका स्प्लीन। स्प्लीन जो है इस रोग में प्रभावित हो जाता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो वो विटामिन सी होता है। मूत्र अम्लीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, तो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के कितना % होता है? तो शरीर के 10% होता है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन होता है शरीर में। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80% जल होता है। सबसे ज़्यादा शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो तत्व में देख लीजिए ऑक्सीजन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बात कीजिएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बात कीजिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। ये आपका हो गया स्पाइनल नर्व्स इसको कहते हैं, वो 31 पेयर होती है। और क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है। सबसे छोटी और जीवित कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो वो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कोशिका शब्द सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने ही खोजे भी थे। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ये लेकिन जो कोशिका खोजा गया था वो मृत कोशिका था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो होता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका के अंदर जो श्वसन का केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन आपका लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। स्तंभ कंद, घन कंद, सलकंद तथा परकंद उदाहरण किसका है? तो ये जो है आलू का है, प्याज का है तथा अदरक व हल्दी का है। आलू है, बंडा और केसर है, प्याज तथा अदरक हल्दी, ये स्तंभकंद, घनकंद, सलकंद तथा प्रकंद है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने वाले भाग कौन होते हैं? वो फल भित्ति है। अमरूद को देखिएगा, अंगूर को देखिएगा, शरीफा या टमाटर का जो होता है वो फल भित्ति खाया जाता है। आम, पपीता तथा बेर के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? वो मध्य फल भित्ति होती है। आम का भी मध्य फल भित्ति, पपीता का भी मध्य फल भित्ति और बेर का भी मध्य फल भित्ति, ये खाने वाला भाग होता है। फूल गोभी का खाने वाला योग भाग कौन है? तो फूल गोभी का खाने योग भाग आपका पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो लाइकोपीन है। अदरक तथा आलू के खाने योग भाग हैं तना। अदरक और हल्दी ये तना ही होता है, इसलिए तना को ही खाया जाता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि कौन है? तो टेपवर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य किस सिद्धांत पर करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल का घनत्व होगा अधिकतम और आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग जो है आपका जो है नीला है, रेड है और ग्रीन, यानी रेड और ग्रीन ब्लू, नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7, आप पढ़े भी होंगे। इंद्रधनुष में रंग 7 रंग की होती है, पट्टिका पाई जाती है। इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है? तो बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किस पे होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा।
भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें की। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणें की खोज रिक्टर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो है वो आपका लाल तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी का होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है किसके कारण? तो सूर्य के परिकिरणन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों? समुद्र का जल नीला प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक है, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहते हैं? तो वो समतल दर्पण को ही कहते हैं जो कि काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है? तो वो अनंत बनता है। कब बहुत सारा प्रतिबिंब बन जाएगा इसलिए अनंत होता है। हवा का बुलबुला, अब देखिए हवा का बुलबुला को जब जल में रखेंगे तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका होता है? विद्युत फ्यूज जो है तांबा, टीन, शीशा का मिश्रण होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में जो भरा जाने वाला गैस कौन होता है? तो नाइट्रोजन गैस। और ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला जो गैस होता है वो होता है पारा का वाष्प व आर्गन। देखिए ट्यूबलाइट में अलग होता है और विद्युत बल्ब में अलग होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो प्रयोग होता है वो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो वो ऑक्जेलिक एसिड प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत्व की क्रिया के कारण, या कैपिलरिटी के कारण ऊपर चढ़ता है। हीरे का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है। रॉकेट की गति निर्भर करती है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। और निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस एक मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर। ये भी कई बार पूछे थे। परमाणु बम जो होते हैं नाभिकीय विखंडन पे, हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। तो चलिए ये साइंस का दूसरा पार्ट भी हम ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो है हम साइंस का अगले पार्ट लाएंगे। और जितने लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो कृपया पार्ट 1 को देखें। ये वीडियो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में जल्द ही लाऊंगा।